हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे से होंगे और अपना ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के अपना न्यूज़पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ ये है कि जो कोर सेक्टर है वो करीब 15% और श्रिंक हो गया है फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर जून मंथ की हम बात करें, जो डाटा निकल के आया है उसमें ये आया है कि इसका जो कोर सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है वो -15% रहा है, यानी कि नेगेटिव में है। अगर हम मई की बात करें, जो मई का मंथ का डाटा था उसमें वो करीब 22% था, यानी कि वो और ज्यादा नेगेटिव था, -22%। तो उसके हम देखें तो थोड़ा सा रिकवरी ली है, लेकिन ये कोई अच्छी रिकवरी नहीं है क्योंकि अभी भी ओवरऑल ग्रोथ जो है वो नेगेटिव है। जो सारी कोर इंडस्ट्रीज हैं उनका नेगेटिव नहीं रहा है। जहां पे फर्टिलाइजर्स है उसमें थोड़ी सी पॉजिटिव देखने को मिली है। उसका जो डाटा रहा है इस बार का, वो 4% का ग्रोथ रेट उसमें देखने को मिला है, वो पॉजिटिव है। अ, बात करें, अगर हम ग्राफ को देखें तो आराम से हम नोट कर पाएंगे कि जून 2014 में जहां 9.6% के ग्रोथ रेट रहती थी इन कोर इंडस्ट्रीज में, वहीं अगर जून 2020 की हम बात करें तो ये -15% पे आके रुक गई है। कहाँ पॉजिटिव चीजें चल रही थी और नेगेटिव, अगर स्टील की हम बात करें इंडिविजुअली तो वो करीब 33.8% तक डिप्ड ऑफ हो चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा हाईएस्ट है। उसके नेक्स्ट अगर जो कोई सेक्टर है तो वो है कोल, उसमें करीब 15.5% का एक डिप देखी गई है। अगर हम बात करें, 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं बेसिकली, जो कि कंप्राइज करती हैं 40.27% ऑफ वेट ऑफ आइटम्स, यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो वेटेज होता है उसमें करीब 40.2% जो होता है उसमें जो होता है वो 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं। जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं बेसिकली वो है रिफाइनरी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोडक्शन, स्टील प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, नेचुरल गैस प्रोडक्शन, सीमेंट प्रोडक्शन एंड द लास्ट इज फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन। और अगर हम बात करें जो इंडेक्स इंडेक्स है, जो ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसमें जो वेटेज है इन सब 8 कोर इंडस्ट्रीज का, यानी कि जो 40.27% है, इसमें फर्दर जो वेटेज है इंडिविजुअल कोर इंडस्ट्रीज का, अगर उसका हम देखें तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है, करीब 28.04 प्रोडक्शन। देन नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का है, 19.845 स्टील प्रोडक्शन का जो वेटेज है वो 17.92% है। कोल प्रोडक्शन का जो है 10.33 परसेंटेज है। ये फोर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि 8 कोर इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा अगर किसी का वेटेज है तो वो इन 4 इंडस्ट्रीज का है। नेक्स्ट हम बात करें तो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का जो वेटेज है वो 8.98% है, नेचुरल गैस का 6.88, सीमेंट का 5.37 एंड द लास्ट इज फर्टिलाइजर जो कि पॉजिटिव है, उसका 2.63% है। अगर देखा जाए तो सबसे मिनिमम जिसका जो वेटेज है वो 2.63% है, सिर्फ उसमें ही एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है, करीब 4% की। अगर हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो ये इंडेक्स जो है ये डील करता है जो वेरियस सेक्टर्स होते हैं उनका जो ग्रोथ रेट रहा है, उसके इकोनॉमी पे कितना ग्रोथ रेट उनका देखने को मिला है। जैसे कि माइनिंग रहा, मैन्युफैक्चरिंग रहा, ये होता है। और इस इंडेक्स को जो रिलीज करता है वो करता है सीएसओ, यानी कि सेंट्रल ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो आईआईपी को रिलीज करता है सीएसओ ऑफिस, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस इसको रिलीज करता है। फर्दर हम अगर न्यूज पे देखें तो न्यूज में हम देखते हैं कि इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि ये जो नेगेटिव ट्रेंड है ये अगले 2 महीने और देखने को मिल सकता है। और ये जो नेगेटिव ट्रेंड है ये लास्ट 4 मंथ से गिरता ही जा रहा है, यानी कि पिछले 4 महीने से इसका जो डाटा है वो नेगेटिव में ही है। और आगे इकोनॉमिस्ट भी बोल रहे हैं कि फर्दर 2 महीने और रहेगा। बात यही है कि फोर्थ स्टेट मंथ यानी कि जून के लिए दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 15% रहा है। अ, थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है, जहां 22% था मई के टाइम पे, एज पर द रिलीज्ड डॉक्यूमेंट्स बाय द कॉमर्स मिनिस्ट्री। बोला गया है कि जहां अप्रैल से जून का जो मंथ था वहां पे अगर देखा जाए जो ओवरऑल डिप ऑफ हुआ है वो 24.6% का रहा है। अगर हम इसी पीरियड की बात करें जहां 3.4% की एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलती थी, तो अगर उसके कंपैरेटिव में देखें तो ओवरऑल करीब 24.6% का एक डिप ऑफ देखने को मिला है इस बार के टर्म में, यानी कि अप्रैल और जून के मंथ में, अप्रैल से जून के मंथ में। आगे बात करें कि जो कोर इंडस्ट्रीज हैं उसमें सिर्फ फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री है,
उसने ही एक जो क्या कहते हैं पॉजिटिविटी दिखाई है, वो एक थोड़ा सा सही रहा है बस। अगर बात करें जो एक्चुअल ग्रोथ रही है जून में, वो करीब 4.2% रही है। अगर कंपैरिजन बात करें जून 2019 में, जो कि काफी ज्यादा कम रहती थी। अगर मई के टाइम पे बात करें तो मई में काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ थी इसकी, 7.5% थी। और अभी 4 पॉइंट, यानी कि इसमें उल्टा ही कम हुआ है। जो रिमेनिंग इंडस्ट्रीज हैं उनका जो कॉन्ट्रैक्शन है, उसमें स्टील सेक्टर सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट है, वर्स्ट परफॉर्मर है। करीब 33% ड्रॉप हुआ है उसका प्रोडक्शन में, अगर हम प्रीवियस ईयर की इसी टाइम की बात करें। जो सीमेंट प्रोडक्शन है वो भी करीब 7% के करीब इंप्रूव हुआ है, फ्रॉम द 22% कॉन्ट्रैक्शन सीन इन मई, यानी कि मई में जहां भी 22% का कॉन्ट्रैक्शन देखने में मिला था, उसमें थोड़ा सा एक बोल सकते हैं कि वो 7% के करीब अपना प्रोडक्शन उसने ग्रोथ रेट एक दिखाया। एनर्जी सेक्टर्स भी नेगेटिव ग्रोथ में है, और जो कोल प्रोडक्शन है वो 15.5% तक गिर चुका है। क्रूड ऑयल नेचुरल गैस प्रोडक्शन जो है वो 6% से लेकर 12%, यानी कि 6% क्रूड ऑयल में, और नेचुरल गैस प्रोडक्शन जो है वो 12% तक गिर चुके हैं। आगे हम बात करें कि रिफाइनरी की, तो रिफाइनरी जो पेट्रोलियम है, यानी कि रिफाइनरी प्रोडक्शन जो सबसे ज्यादा वेट लेता है कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज का, उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है वो 9% रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का 11%। सबसे ज्यादा रिफाइनरी का होता है, देन नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। आप देख सकते हैं ये जो दो कोर इंडस्ट्रीज हैं, इनका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 9%, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी रिफाइनरी प्रोडक्ट्स पे आके रुका हुआ है। वो मतलब इतना तो ग्रोथ रेट उनका नेगेटिव गया है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी ड्रॉप हुआ है करीब 11%। ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो डेली मोबिलिटी थी वो, उसकी वजह से जो लॉकडाउन हुआ वहां पे इतना यूज था नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई चल नहीं रही थी। तो इसकी वजह से इन दोनों जो हमारे जो सबसे ज्यादा वेट था इन दोनों इंडस्ट्रीज का, तो इसकी वजह से ये सारी चीजें देखने को मिली। जो लॉकडाउन हुआ इस टाइम पे इनकी कुछ ज्यादा एज अ डिमांड थी नहीं, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की। फैक्ट्रीज चल नहीं रही थी तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ नहीं रही थी, मोबिलिटी पूरी तरीके से रोक दी गई थी, तो इसलिए जो रिफाइनरी प्रोडक्ट से पेट्रोल डीजल उनकी जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो इस वजह से चीजें जो है इनका ग्रोथ रेट काफी ज्यादा नीचे गिर गया। आगे बात करें, जैसे जैसे नेशनल लॉकडाउन जो है वो अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो जो है उन्होंने अपने जो धीरे धीरे एक रिकवरी तो दिखाने लगे हैं कोर सेक्टर्स जो हैं, जो 8 कोर सेक्टर्स हैं। लेकिन अभी भी ये है कि जहां सेवरल स्टेट्स ने अपना ही लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया है, तो उसकी वजह से अभी अभी 2 महीने और देखने को ये चीज मिल सकती है। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। नेक्स्ट हम जो देखते हैं, केंद्रीय विद्यालय अपना मुश्किल ही चेंज करेंगे मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है। उन्होंने बोला है कि ये जो पीपल है, मतलब जो ट्रांसफरेबल जॉब्स में है, उनके लिए बहुत दिक्कत आती है। जो ट्रांसफर बेसिकली वन स्टेट से दूसरे स्टेट होते हैं, तो उनके लिए मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शंस में काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि वो एक जगह पर रुकते नहीं है। कोई दूसरी स्टेट का दूसरी स्टेट में जाके और वहाँ का जो मीडियम है, वहाँ की जो मदर टंग है, वो उसमें कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए केंद्रीय विद्यालय ने बोला है कि वो इस वजह को, इस चीज को देखते हुए मुश्किल ही इंप्लीमेंट करेंगे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको चेंज करने के लिए, यानी कि जो मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज रहेगी, यानी कि वो अपना जो उनका परफॉर्मेंस है, यानी कि जो उनका जिस रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो फॉलो करते हैं अपने एज पर देयर रिक्वायरमेंट, वो उसी को फॉलो करते हुए लेके चलेंगे। बात कर रहे हैं क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रिकमेंडेशन दी है कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है केंद्रीय विद्यालय में, उसको डायरेक्टली कंट्रोल करेंगे एजुकेशन मिनिस्ट्री। और उन्होंने बोला है कि फर्दर जो सीबीएसई के स्कूल्स हैं वो भी इम्प्लीमेंट जो रिकमेंडेशन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, वो भी उस गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। लेकिन अभी बात यही है कि केंद्र विद्यालय ने इसमें थोड़ी सी ये चीज दिक्कत दिखाई है कि जो ट्रांसफरेबल जॉब्स होती हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनको दिक्कत आती है इस तरह की उसमें, क्योंकि उनकी मदर टंग कहीं और की होती है, और रीजनल जो लैंग्वेज है वो उनका जो समझ आती है वो उन्हें आती नहीं है इतनी।
और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो रिकमेंडेशंस थी वो फॉलो करी जाएंगी बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें बोला गया था। अभी लेकिन मिनिस्ट्रियल जो एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये अपने स्टेट्स गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो डिसाइड कर सकती हैं कि इम्प्लीमेंट करें या नहीं करें, वो उनका जुरिडिक्शन है। और उन्होंने इसमें बोला भी था कि वेयर एवर इट इज पॉसिबल, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो किया जाएगा वेयर एवर इट इज पॉसिबल। लेकिन अभी केंद्र विद्यालय ने भी बोल दिया है कि सेंट्रल जुरिडिक्शन के अंडर आते हैं। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसकी ब्यूटी यही है कि वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिसी जो है फ्लेक्सिबल है और उसको ट्राई करेंगे कि वो इम्प्लीमेंट कर सकें। लेकिन अभी बात जब आती है कि ये इंडिया जो है इतना डाइवर्स कंट्री है, इतना ज़्यादा वेरिएशंस हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ी सी इस चीज़ में दिक्कत आ सकती है। लेकिन हाँ, ये स्टेट जो बोर्ड होते हैं वो अपना आराम से इसको फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली केंद्र विद्यालय और जो बाकी के इंस्टीट्यूशंस रहे उनमें इसलिए ही दिक्कत है, मेन जो दिक्कत है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जॉब होल्डर्स होते हैं जब वो दूसरी स्टेट में जाते हैं तो बेसिकली उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है। ना तो उनके लिए वो रीजनल लैंग्वेज नोन होती है, ना उनकी मदर टंग वहाँ पे बोली जाती है। तो इसलिए वहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज कर देना कहाँ उनके लिए थोड़ी दिक्कत देगा। तो इसलिए केंद्र विद्यालय ने का जो है वो उस पर थोड़ा सा विचार कर रहे हैं। उनका बोलना यही है कि ये जो है इसमें बेसिकली क्लेरिफाई भी किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि अपना जो फर्दर उनका खुद का वो है कि क्या कहते हैं वो चेंज करना या ना चाहे, क्योंकि बोला हुआ वो बाउंडेड नहीं है कि ये इसको फॉलो ही करना है। उसमें खुद ही लिखा हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि वेयर एवर इट इज possible, so medium of instruction can be used that is particularly difficult for us, but the policy also says that wherever possible, यानी कि जहां भी पॉसिबल होगा। सो उनकी जो लैंग्वेज है वो अपने जो मीडियम है उसी पे बेसिकली अभी लेके चलेंगे। ऐसा केंद्रीय विद्यालय ने अभी क्लियरिफाई किया है। बाकी फर्दर देखते हैं कि क्या चीज़ आगे निकल के आती है, किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट किया जाता है। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है अस्मिता स्कीम से रिलेटेड, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट रन करती है। इसमें जो कि ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट को बोला है कि उन्होंने कोई वेंडिंग मशीन ही नहीं लगाई है फॉर सैनिटरी नैपकिन्स, जो कि इंस्टॉल की जाएंगी डिफरेंट लोकेशंस पे, स्कूल्स पे, इंस्टीट्यूशंस पे। और ये स्कीम बेसिकली इंश्योर करती है एक्सेस टू क्वालिटी एंड अफोर्डेबल सैनिटरी नैपकिन्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ एसएचजी, यानी कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इसको जो कि जो नेटवर्क था वो इसको इंश्योर करते हैं कि वहां तक पहुंचाई जाए डिफरेंट लोकेशंस पे, स्कूल्स पे, इंस्टीट्यूशंस पे। तो आर विमला जी ने इसका आंसर दिया और उन्होंने एफिडेविट लगाया ऑन बिहाफ ऑफ महाराष्ट्र स्टेट रूरल लेवलीहुड मिशंस और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसमें एक पीआईएल डाली गई थी। उसमें पीआईएल बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूछी गया था कि जो द मेन्स्ट्रुएशन हाइजीन मैनेजमेंट नेशनल गाइडलाइन 2015 के मुताबिक रिकॉग्नाइज करे सैनिटरी नैपकिन्स को एज एन एसेंशियल कमोडिटी और इसको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में इसको इंक्लूड किया जाए। तो उसमें उन्होंने आंसर दिया कि इस तरीके के अभी कोई वो चीज़ें नहीं लगाई हैं, यानी कि वेंडिंग मशीन्स नहीं लगाई हैं इसके लिए। और अगर हम बात करें अस्मिता योजना के लिए महाराष्ट्र में, तो ये इंश्योर करता है जैसे वुमेन एंड यंग एडोलेंस गर्ल और रूरल एरियाज हैव एक्सेस एंड क्वालिटी एंड अफोर्डेबल सैनिटरी नैपकिन्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ वुमेन एसएचजीज। और इसने स्टेट ने इसमें अनाउंस भी किया था कि पैक ऑफ 8 सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल होगा गर्ल्स स्टूडेंट्स को 11 टू 19 ईयर्स के जिला परिषद के स्कूल्स, जो कि सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे उनको मिलेगा करीब 5 रुपए में। और द सब्सिडाइड यानी कि 15 रुपए में डिपार्टमेंट को सब्सिडी मिलेगी। और अगर रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पे करीब 24 रुपए पर पैक ये मिलता। तो ये अस्मिता स्कीम इसमें बेसिकली अफोर्डेबल जो सैनिटरी नैपकिन्स थे वो प्रोवाइड कराने थे। तो अभी यही चीज़ सामने आई है, स्टेट ने बोला हाई कोर्ट को कि कोई वेंडिंग मशीन अभी इंस्टॉल नहीं करी गई है किसी भी लोकेशन में, स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में, इस योजना के तहत। नेक्स्ट जो हमारा एडिटोरियल जो फोकस्ड है वो बेसिकली ईआईए का जो ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में रखा था, तो उसके ऊपर है कि अभी बोला जा रहा है कि जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 है ये वीक कर देगा जो हमारे क्रिटिकल चेक्स एंड बैलेंस होते थे उनको। और
आवर नेक्स्ट फोकस टॉपिक इज EIA, यानी कि जो एडिटोरियल इस पे बेसिकली इस पे बात करी जा रही है, ये अभी रिसेंट में जो ड्राफ्ट निकाला EIA का 2020 का, तो बोला जा रहा है कि ये जो है एक ब्रेजन अटेम्प्ट है, ब्रेजन यानी कि शर्मजनक अटेम्प्ट है इसको वीकेंड करने का, जो कि एक क्रिटिकल चेक एंड बैलेंस लेके चलता था। तो उसको ये मतलब जो अभी तक का जो एग्जिस्टिंग EIA बिल था उसको और ज़्यादा ये रिप्लेस कर देगा, फर्दर वीकेंड कर देगा, ऐसी चीज़ें इसमें बोली गई हैं। ज़्यादा इशू इसका जब बना जब जुलाई 12 को ट्रिपल F यानी कि फ्राइडे फॉर फॉर्च्यून इंडिया के कुछ कलेक्टिव यंग इन्वायरमेंटलिस्ट कैंपेनर्स हैं, उनको नोटिस मिला दिल्ली पुलिस की तरफ से, उन्हें एक्यूज किया गया है कमिटिंग ऑफेंसेस अंडर UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इनको इनको इसलिए ये इनका क्राइम सिर्फ इतना था कि इन्होंने बहुत सारे ईमेल्स भेजे प्रकाश जावड़ेकर साहब को विद द सब्जेक्ट टैग EIA 2020। और ये जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था जो न्यू नोटिफिकेशन है, यानी कि जो नया नोटिफिकेशन, जो ये नया ड्राफ्ट आया जो कि रिप्लेस करेगा एग्जिस्टिंग मॉडल जो EIA का है इन इंडिया में, इसको ये रिप्लेस कर देगा। तो उसके लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, प्रोटेस्ट के तौर पे इन्होंने ईमेल्स लिखे थे बहुत ज़्यादा। तो बस उस ईमेल्स को, उस एक्टिविटीज़ को लेके इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हें, यानी कि दिल्ली पुलिस ने इन्हें एक्यूज किया है UAPA एक्ट के अंदर। इनको नोटिस मिला, इन्हें क्लेम किया गया कैंपेन में कि इन्होंने जो पब्लिश करी हैं कुछ अपनी वेबसाइट्स पे चीज़ें, वो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है और ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में आता है और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि उसको बोला गया ये सारी जो हैं ये डेंजरस हैं पीस के लिए और ट्रैंक्विलिटी और सोवेनिटी ऑफ इंडिया के लिए। लेकिन बाद में ये जो नोटिस था इसको विड्रॉ कर लिया गया पुलिस के द्वारा और बोला गया ये क्लैरिकल एरर था। और ये जो UAPA बेसिकली इज फॉर द एंटी टेरर लॉ और इसको इन्वोक नहीं किया जा सकता है। बाद में इसको भले ही लेकिन वापस ले लिया हो, लेकिन लाइमलाइट में ये चीज़ आ गई कि EA का इन्होंने अपनी तरफ एक बोल सकते हैं आकर्षित किया कि EIA में क्या चीज़ें चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये मुद्दा उठ के आया। तो अगर हम बात करें तो जो कोविड-19 की वजह से अगर हम देखें तो इतना ज़्यादा उथल पुथल हो चुकी है, तो उसको देखते हुए भी गवर्नमेंट जो है अपने चांस जो हैं, जो चेंज करने के जो चांस होते हैं, जो मैनिपुलेट करने की जो आदत है, वो उसकी अभी जा नहीं रही है। इस पेंडेमिक के टाइम पे भी वो चीज़ें नहीं देखनी है कि ये जो एनवायरनमेंट के साथ हम एक हारमोनी में रहते हैं, जो ह्यूमन रिलेशन है वो एनवायरनमेंट के साथ एक हारमोनी वाला है, अगर उसको चेंज कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके हमको ही दिक्कत देगा। जो नया ड्राफ्ट है बेसिकली वो क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें अ, एक पब्लिक डोमेन में नहीं रखी जाएंगी चीज़ें और उसके लिए जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा। तो इस तरह के उसमें प्रोविजंस डाले गए हैं जो कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है उसको जो बहुत ज़्यादा वीकेन कर देगा। अभी तक अगर हम बात करें कि जो कि इसका जो डिसरिगार्ड किया हमारा जो कल्चर रहा है, यानी कि 2006 में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो स्टार्ट हुआ था, बेसिकली स्टार्ट जो हुआ था वो 1994 से स्टार्ट किया गया था अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, लेकिन 2006 में इसको फर्दर अमेंड किया और उस अमेंडमेंट के बाद इसमें ये चीज़ें आई कि कॉरपोरेट प्रेशर के अंडर आके उसको क्लियरेंस मिल जाती थी चीज़ों के, उसको फर्दर एनालिसिस नहीं किया जाता था और पब्लिक डोमेन में रखा ही नहीं जाता था। इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स वो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बढ़े और इस तरीके से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्लियरेंस दिए। लेकिन अभी ये है इसमें अभी तक तो ये चीज़ें बैक डोर से होती थी, लेकिन अभी जो नया ड्राफ्ट है उसके अगर हम देखें तो ये सारी चीजें अब उसके अंडर, यानी कि जुडिशियल रिव्यू के अंडर ही नहीं होंगी और कुछ चीजों को एज अ ये साइट किया जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली सोवेनिटी ऑफ इंडिया के लिए है, तो उसको वो क्या कहते हैं उसको पब्लिक डोमेन में ही नहीं रखा जाएगा। तो इस तरीके के ड्राफ्ट का जो चेंज कर रहे थे इन चीज़ों को लेकर, और जो क्लियरेंस होगा वो बेसिकली वहाँ पे अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं और क्लियरेंस के लिए फाइल दे सकते हैं, यानी कि वर्क होता रहेगा पीछे और जब भले ही क्लियरेंस कितने टाइम में भी मिले। तो इस तरीके का भी ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट में ये चीज़ें प्रोविजंस थे। तो इसी को प्रोटेस्ट करने के लिए एक ये इस तरीके का प्रोटेस्ट किया था और उन्हीं को UAPA के थ्रू मतलब उस क्रिमिनल ऑफेंस में UAPA उनके ऊपर लगा दिया। तो बेसिकली जो सारी बातें हैं इस चीज़ के ही बारे में बात करी गई हैं इसमें। अगर हम बात करें तो ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं हो रही हैं, ये जो है ये आने वाले टाइम पे अच्छी नहीं है इन्वायरमेंट को लेके।
जहाँ पे इतना ज़्यादा इस पेंडेमिक के टाइम पे इन्वायरमेंट को फोकस करके चीज़ों को, जहाँ पे चीज़ों को चेंज किया जा रहा है, जो फर्दर जो और कंट्रीज़ हैं वो अपना जो इन्वायरमेंट पॉलिसीज़ हैं उसमें चेंज लेके आ रही हैं, वहीं इंडिया एक इस तरीके का इलॉजिकल ड्राफ्ट लाके प्रोविजंस में चेंज करके जो एग्जिस्टिंग मॉडल है जो चल रहा था उसे ना सही करके इस तरीके का लाके, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें गलत हैं, तो उसी चीज़ का एक प्रोटेस्ट था। आगे हम अगर इस एडिटोरियल में बात करें, जो कोविड 19 क्राइसिस इज अ मेट्रोपॉलिटन बैटल, इसमें बोला जा रहा है कि जो अर्बन प्लानिंग है उसमें एक एब्सेंस देखने को मिलता है, वो इतने अच्छे से चीज़ें नहीं है उसमें। इस पेंडेमिक के टाइम पे जो उनको एक्सपोज करके रख दिया है, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, मतलब वो कैपेबल ही नहीं है सेल्फ गवर्न करने के लिए अपना, तो इस चीज़ को भी एक हाईलाइट किया है इस टाइम पे। बात करें जो टॉप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं इन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद, यहाँ पे जो केसेस हैं वो इंडिया के हाफ ऑफ द केसेस से ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो इसमें बात यही है कि ये इस वजह से भी है कि यहाँ पे पब्लिक हेल्थ के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कभी इंडिया में रहा नहीं। और जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर था 2018 का, वो बेसिकली करीब 1.28% ऑफ जीडीपी रहा है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। और जो इंडिया का आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो करीब 62.4% रहा 2017 में, जो कि वर्ल्ड एवरेज जहां 18.2% था उससे काफ़ी कम रहा। एडिशनली अगर हम बात करें, जो मैन पावर है हेल्थ सेक्टर में वो काफ़ी ज़्यादा लो है। जो हमारा डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशो है वो करीब 1:1457 है, जो कि वर्ल्ड यानी कि WHO की नॉर्म्स के हिसाब से 1:1000 होना चाहिए। ये बहुत कम है, बेसिकली ये और भी ज़्यादा कम है। लेकिन अभी हुआ क्या, जब हमने आयुष मंत्रालय बनाया तो उसके अंडर जो हमारे डॉक्टर्स थे उसको भी बढ़ा के हमने ये टारगेट यहाँ तक पहुँचा दिया, यानी कि 1:1457। तो ये भी एक तरीके से बोल सकते हैं इसमें भी हमने एक चीटिंग सी करी है इस नॉर्म्स तक पहुँचने के लिए। अगर हम बात करें जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो जो है वो गवर्नेंस का काफ़ी बड़ा इशू रहा है, उस पर इतना ज़्यादा फोकस कभी ये रहे नहीं। और कोविड 19 को देखते हुए जो इनकी प्रिपेयर्डनेस थी वो एकदम सामने आ गई। जो सिटी गवर्नेंस थी, जो स्पेशल प्लानिंग थी, म्यूनिसिपल कैपेसिटीज थी, एम्पावर्ड मेयर्स थे और काउंसिल थे, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है, वर्ल्ड लेवल सिटीजन पार्टिसिपेशन है, और जो ये सब कहीं ना कहीं इस जो फैक्टर्स थे वो इसको इस जो गवर्नेंस थे, जो सिटी के जो गवर्नेंस है, यानी कि जो ये बोल सकते हैं जो प्रिपेयर्डनेस में कहीं ना कहीं हेल्प करते थे, वो इस इन फैक्टर्स में कहीं ना कहीं यहाँ पे लैक किए इन सारे फैक्टर्स में। अगर हम बात करें कि करीब 27 साल हो गए, 27 ईयर्स हैज़ बीन पास्ड, जब 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया था। बेसिकली ये जो एक्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसके थ्रू हमने हमारे जो शेड्यूल्स हैं उसमें 12th शेड्यूल को ऐड किया था, जो कि म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड था कि उनके क्या क्या वर्क होते हैं, उनके क्या क्या डोमेन हैं, किस किस डोमेन में वो वर्क करेंगे। तो उसके बाद भी जो रिफॉर्म है वो इतने ज़्यादा नहीं आए, वो एक स्लो बर्न है, यानी कि वो धीरे धीरे जला ही रहे हैं, उसमें कुछ सच रिफॉर्म देखने को नहीं मिला है। जो रोबस्ट इंटीग्रेटेड स्पेशल प्लानिंग है वहाँ पे एक लैकनेस देखने को मिली है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स था, यानी कि जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज़ बनानी थी हर मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में, जो जहाँ पे मिलियन प्लस पॉपुलेशन थी, जो इंश्योर करता है इंटीग्रेटेड प्लानिंग के लिए, जो एंटायर मेट्रोपॉलिटन एरिया है वहाँ की प्लानिंग के लिए इंश्योर करता, बनाता। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें निकल के आई हैं कि वो वहाँ पे कंस्टिट्यूट ही नहीं है हुई हैं, या फिर वो डी फंक्शनड है, यानी कि वो फंक्शन ही नहीं कर रही हैं अच्छे से। एज पर द जन आग्रह एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि 2017 का है, उसके रिपोर्ट में फाउंड भी किया गया कि सिर्फ 9 आउट ऑफ 18 सिटीज़ जो हैं उन वहाँ पे कंस्टिट्यूटेड है एमपीसीज, और वो भी सिर्फ पेपर पे, ज़्यादातर पेपर्स पे हैं। तो इस तरीके के एब्सेंस और इस तरीके के एब्सेंस प्रिपेयर्डनेस को लेके ये कहीं ना कहीं चीज़ें जो है कॉम्प्रेसिव इंटीग्रेटेड प्लानिंग जो रही है वो विजिबल कर रही है कि कोविड 19 के टाइम पे, क्राइसिस पे हमें बहुत ज़्यादा अभी प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरत है। आगे हम बात करें तो जो मीडियम है, हम अगर इस प्लानिंग पे ज़्यादा फोकस होकर अगर हम बात चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, जो डिज़ास्टर वगैरह हैं, तो हमें इन इन सब पे जो हमारे वीक म्यूनिसिपल कैपेसिटीज़ हैं, इंडिया का जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को लेके जो वीक कैपेसिटी है, और जो फाइनेंसिंग है, जो स्टाफ है, इसको इन्हेंस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। हाँ,
हमें इसके ऊपर और ज़्यादा फोकस होके, यानी कि जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनको सेल्फ गवर्न करना पड़ेगा, उनको खुद ही अपने गवर्न करना पड़ेगा, उनको पैसा देना पड़ेगा। और एक अथॉरिटी जो जो कि एक बोल सकते हैं जो मेयर होता है, उस अथॉरिटी को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। मेयर का बेसिकली फंक्शन ये रहता है कि उसकी चलती ही नहीं है बेसिकली। मेयर का काम बेसिकली म्यूनिसिपैलिटीज़ को देखना होता है, जो म्यूनिसिपल वर्क होते हैं उसको गवर्न करना होता है, रेगुलेट करना होता है। लेकिन हमारे बोल सकते हैं सिस्टम में उसकी कोई एज अ इतनी ज़्यादा सिचुएशन अच्छी नहीं है। और वहीं अगर हम बात करें जो बाकी के अगर कंट्रीज में बात करें, तो उसे जो मेयर्स होते हैं वो एक फुल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज रहते हैं, लेकिन इंडिया में इस तरीके का कुछ नहीं है। अगर हम मेयर का बात करें तो जो फंक्शनिंग है वो हाउसिंग के लेके होती है, वाटर इन्वायरमेंट, फायर, इमरजेंसी सर्विसेज, इन सब के लिए बेसिकली वो अकाउंटेबल होता है। लेकिन हमारे इंडिया में उसको, उसकी पोजीशन को कुछ खास महत्व दिया नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं हमें मेयर की जो पोजीशन है वो अच्छे से और इम्प्रूव करनी चाहिए, उसकी एफिशिएंसी में इजाफा करना चाहिए, उसे एज अ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बनाना चाहिए म्यूनिसिपैलिटी का। अगर वर्क को लेके देखें तो बात सिर्फ लास्ट ये है, एक ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, एक अथॉराइज्ड मैनर में वर्क होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। अगर हमें कोविड 19 जैसे क्राइसिस आगे फर्दर से डील करना है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। दैट्स ऑल फॉर इन दिस। अगर हम बात करें जो एक और एडिटोरियल है वो ये है, टुवर्ड्स अ न्यू नॉर्मल। इसमें बेसिकली बात करी जा रही है जो वैक्सीन अभी जब तक नहीं आ रही है, तो हमारे जो चीपर टेस्टिंग है यही हमें प्रोटेक्ट कर सकता है जो वनरेबल कंडीशंस हैं उसको। अगर मैं इसमें एक गेस्ट अगर आपको दूं, तो जो हमारे इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो बेसिकली लोअर है बाकी कंट्रीज को लेकर, लेकिन जो फर्टिलिटीज हैं उसमें हम फिफ्थ नंबर पे आ चुके हैं। करीब 36,000 डेथ हो चुकी हैं और फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.16% है, जो काफ़ी लो है। लेकिन अगर हम फर्टिलिटीज के बारे में बात करें तो हम फिफ्थ पे आ जाते हैं। और जो हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस में अगर हम बात करें तो थर्ड अमंग ऑल द कंट्रीज इंडिया तीसरे नंबर पर है। सर्वे में बेसिकली यही सब चीज़ें आ रही हैं कि जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आ रही है तो हमको खुद ही चीज़ों को एक जो न्यू नॉर्मल है, मास्क यूज़ करना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, और जो गवर्नमेंट की तरफ से है वैक्सीन जब तक नहीं आ रही है तो चीपर टेस्टिंग प्रोवाइड कराना, एक सब सिस्टम भी बनाना कि यहाँ पे आप जाके अपना सैंपल दे सकते हैं, जिससे जल्दी से जल्दी उन्हें क्या कहते हैं उनको लोकेट किया जाए, उन्हें क्या कहते हैं वो बेसिकली बोल सकते हैं क्वारंटीन करा जाए, और उनका जो कट है जो सोसाइटी से उन्हें थोड़ा सा अलग कर देना चाहिए जिससे स्प्रेड ना हो। उन्हें घर में ही रहना चाहिए, उन्हें घर से निकलने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो डोर टू डोर स्टेप उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं, जो सैंपल अगर लेने आए तो घर से ही सैंपल लेने आ जाएं और रिपोर्ट भी वहीं की वहीं तुरंत की तुरंत दे जाएं। तो इस तरीके के मेजर्स अगर हम लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो जो हमारे जो न्यू नॉर्मल है और जो जब तक वैक्सीन नहीं आ रही है हम उसको फॉलो करके इस चीज़ से लड़ सकते हैं, जूझ सकते हैं। तो यही सब चीज़ें इसमें बेसिकली बोली गई हैं, और थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया है कि जिस जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उस टाइम पे अनलॉक करना कहाँ तक वाजिब है। अभी जिम, योगा, जहाँ पे क्या कहते हैं प्रॉपर वेंटिलेटेड इंस्टीट्यूट ही नहीं होते हैं, जिम्स वगैरह प्रॉपर वेंटिलेटेड ही नहीं होते हैं, वहाँ पे इस तरीके का अभी से रीओपन का चीज़ें बोल देना ये कहाँ तक अच्छा एक फर्दर स्टेप है। तो इस चीज़ में बोला गया है कि हमें खुद ही अभी जब तक लड़ना ही पड़ेगा, हमें खुद ही सर्टेन मेजर्स अपने लिए खुद ही उठाने पड़ेंगे, और थोड़े से और मेजर्स इस चीज़ में लेने पड़ेंगे जिससे जो फैटिलिटीज़ हैं उसको काफ़ी ज़्यादा नीचे कम किया जाए। दैट्स ऑल फॉर इन दिस एडिटोरियल। अगर हम बात करें आगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि एनजीटी ने डिसकंटेंट मतलब अपना असहयोग दिखाया है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को लेके। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं इस चीज़ को लेके, जो इनफेक्टिव मॉनिटरिंग रही है जो क्लियरेंस देने में। अगर हम बात करें हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है एनजीटी। एनजीटी जो है अगर हम बात करें एनजीटी आफ्टर न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, हमारी इंडिया थर्ड कंट्री है जो इस तरह की बॉडी जिसके पास है जो इन्वायरमेंट को लेके है, और ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। सो एनजीटी ने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को थोड़ा सा चीज़ें बोली हैं कि वो फेल हुई है स्ट्रेंथन करने में अपना जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, जो कि जो कंडीशंस मेंशन होती थी क्लियरेंस देने के लिए उस वहाँ पे उन्होंने ग्रांटेड दिए वेरियस प्रोजेक्ट्स को, आसानी से चीज़ें क्लियरेंस दे दी हैं। तो ये शो करता है उसका लैक ऑफ इफेक्टिव इन्फोर्समेंट।
जो कि रिफ्लेक्ट करता है सेंटर की वी इनसेंसिटिविटी इस चीज़ को लेके। तो ग्रीन पैनल ने डायरेक्शन दी है मिनिस्ट्री को टू टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स, इस चीज़ को लेके थोड़े अप्रोप्रिएट स्टेप्स लें, फर्दर इस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करें। तो एनजीटी ने बेसिकली पूरी तरीके से, और एनजीटी का बेसिकली क्वासी जुडिशियल इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये पनिश भी करती है और पनिशमेंट भी दे सकती है इन फॉर्म ऑफ मॉनेटरी, और और थोड़ी जेल वगैरह का भी जो इस और भी चीज़ें होती हैं जो पनिशमेंट दे सकते हैं। तो वो है, और इसका जो क्वासी जुडिशियल इसलिए भी है क्योंकि इसका जो जुरिडिक्शन होता है वो बेसिकली अपील भी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एनजीटी का जो बराबर का दर्जा दिया है वो सॉरी हाई कोर्ट में भी इसको अपील कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी रहती है कि हाई कोर्ट जो है एनजीटी से ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें एनजीटी से रिलेटेड थी, और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को जो चीज़ें बोली हैं, दैट्स ऑल। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो वर्ल्ड्स के लोवेस्ट में है। और अगर हम बात करें अभी जो टोटल केसेस हैं उसमें से 0.28% पेशेंट्स वेंटिलेटर्स पर हैं, और 1.61% पेशेंट्स रिक्वायर्ड आईसीयू, उन्हें एक आईसीयू सपोर्ट चाहिए, और 2.32% जो है उनमें से उनको सिर्फ ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए। ये यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन ने बेसिकली 19 को बोला, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन कोविड-19। उन्होंने फर्दर बोला कि लोवेस्ट केस फर्टिलिटी रेट्स हैं ग्लोबली, और जो धीरे धीरे और भी कम होता जा रहा है जो हमारा फर्टिलिटी रेट्स है। इंडिया ने जो कंडक्ट किया रिकॉर्ड 6,42,588 कोविड-19 टेस्ट किए हैं लास्ट 24 आवर्स में, जो बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुके हैं, यानी कि करीब 6.5 लाख के करीब पर डे में 24 घंटे में रिकॉर्ड करना, मतलब कंडक्ट करना रिकॉर्ड टेस्ट करना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि मतलब हमने फर्दर इसको इन्हेंस किया है इस चीज़ को। नेक्स्ट गुड न्यूज़ ये है कि एसबीआई का जो नेट जंप है वो करीब 81% बढ़ चुका है उसका जो प्रॉफिट था, और एनपीए भी कहीं ना कहीं उसके बहुत ज़्यादा काफ़ी कम हो चुके हैं। जो उसकी नेट इंटरेस्ट इनकम है जो 16% बढ़ गई है, करीब 26,642 करोड़ रुपए, और जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है वो 18% बढ़ चुकी है एज पर द एसबीआई, जिसने अपना फर्स्ट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट जो है इंक्रीज किया है 81% पे, करीब 4,189 करोड़। और जो इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी आया, जो एसेट क्वालिटी रही है, और जो एनपीए जो बेसिकली था वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। इस तरह की उन्होंने अपना डाटा अभी रिलीज़ किया है एसबीआई ने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे न्यूज़। सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने कवर कर लिया अच्छे से, उनको एनालिसिस भी कर लिया है। होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।